नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक हिंदी प्रैक्टिस सेट से। अगर आपने पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए तो एक बार पिछले प्रैक्टिस सेट लगाओ। उसके बाद शुरू करते हैं इसमें अपने नंबर काउंट करना, टोटल कितने नंबर बने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, मरीचि और मरीचि में सही युग्म बताना है। सही युग्म क्या है? अगर पर्यायवाची पता है तो सोल्व कर लोगे, पर्यायवाची नहीं पता तो फिर नुकसान हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आपका? तो याद रखना, अगर च पर छोटी मात्रा है तो इसका अर्थ होता है किरण, और अगर बड़ी मात्रा के साथ आ जाए तो सूर्य। इसका आंसर क्या है आपका? ए। इसी वजह से पर्यायवाचियों का सही होना हिंदी सही करने के लिए बहुत जरूरी है। उसका देखते दूसरा क्वेश्चन, देवेंद्र मैदान में खेल रहा है, कौन सा कारक है? कारक के बारे में बिल्कुल बेसिक चीजें। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कारक को और क्या कहते हैं? कारक को परसर्ग बोला गया है। अगर कभी पूछा जाए मूल रूप से कारक बताओ, तो मूल रूप से कारकों की संख्या 6 होती है। और कारक होते क्या हैं तो ये याद रखना, संज्ञा तथा सर्वनाम को क्रिया के साथ, संज्ञा तथा सर्वनाम को क्रिया के साथ जोड़ने वाले शब्द, संज्ञा तथा सर्वनाम को क्रिया के साथ जोड़ने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। जब हम संज्ञा और सर्वनाम को क्रिया के साथ जोड़ेंगे तो जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन चिन्हों को क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। ये कारक की परिभाषा है। कारक की बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। कारक चिन्ह याद होंगे, अगर प्रैक्टिस सेट कर रहे हो तो कारक चिन्ह तो याद ही होंगे। तो इसका आंसर क्या है आपका? मैदान में खेल रहा है, संप्रदान में के लिए आता है, अर्थात कोई चीज सदा के लिए दे दी जाए तो संप्रदान कारक हो जाता है। अपादान में अलग होना, अंग भंग होना, टूट जाना, ये सब अपादान में। अधिकरण में आता है कारक चिन्ह में पर, और कर में कारक चिन्ह क्या होता है? को होता है। तो देवेंद्र मैदान में खेल रहा है, अर्थात कौन सा कारक आपका? अधिकरण कारक है। कारक के बारे में जानकारी याद रखना, कारक से क्वेश्चन आते रहते हैं, सभी टॉपिक से क्वेश्चन होंगे। जल्दी बताओ, नेक्स्ट स्पीड से करना। शुद्ध वर्तनी के साथ बताना है। इसमें शुद्ध वर्तनी भी पूछी गई है। मृत्यु को उन्मुख विग्रह में कौन सा सही है? सही है, हाँ। कौन सा समासिक पद है? मृत्यु को उन्मुख में कौन सा समासिक पद है? ए बी सी डी वर्तनी के आधार पर बताना है। मृत्योन्मुख, मृत्यु उन्मुख, मृत्यु उन्मुख, जो भी इसका आंसर है। तो इसका आंसर क्या आपका? मृत्यु उन्मुख होता है, मृत्यु उन्मुख नहीं होता। तो इसमें शुद्ध वर्तनी का भी काम हुआ और उसके बाद क्वेश्चन भी पूछ लिया गया विग्रह के आधार पर। अगर समास का क्वेश्चन था, अगर पूछा है समास में कितने पद होते हैं तो बताना समास में, समास कितने प्रकार के होते हैं? पता आपको 6 प्रकार के। अगर समास में पद पूछा जाए तो कहना 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद, एक उत्तर पद। ठीक है। और समास के तोड़ने को क्या कहते हैं? समास विग्रह। और समास के जोड़ने को क्या कहते हैं? तो जोड़ने को कहते हैं समासिक पद। और ये इसमें पूछा है, समास के जोड़ने को क्या बोला जाता है? तो ये है मृत्यु उन्मुख। अगर आप इसे तोड़ दोगे, इसका विग्रह कर देंगे तो मृत्यु को उन्मुख। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट, हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है, पहले भी शायद 1-2 किसी प्रैक्टिस सेट में आया है, इसमें भी आया हुआ है। लिंग कितने प्रकार के होते हैं हिंदी में? सभी को पता 2 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में कितने प्रकार के होते हैं? संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, मराठी और गुजराती और अंग्रेजी में पता होगा आपको। उसके बाद तरणी शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? ये भी युग्म से है, सही युग्म बताना है। तरणी और तरणी, अगर बड़ी मात्रा के साथ है तरणी तो नौका, और छोटी मात्रा के साथ है तो सूर्य। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये देखो, इस तरह से पूछ ले जाते हैं। युग्म सही है और ये पर्यायवाची भी पूछा जा सकता है।
कि तरनी दे देता और उसमें नौका और सूर्य दोनों दे देते तो कन्फ्यूजन हो जाता। इसी वजह से याद रखना। चुल्लू भर पानी में डूबना मुहावरे का अर्थ क्या है? कौन सी भाषा का शब्द है मुहावरा? अरबी भाषा का शब्द है, याद रखना। और इसमें क्या, चुल्लू भर पानी में डूब मरना, लज्जा के मारे मुंह नहीं दिखाना, नदी से चुल्लू भर पानी निकालना, लज्जा हरण, नदी में डूब मरना। तो इसका आंसर क्या आपका? लज्जा हरण होता है। चुल्लू भर पानी में डूबना मतलब लज्जा हरण या लज्जा ग्रहण कर लेना। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ये लिंग से है, इसके बारे में आपको पता ही है। कितने प्रकार के होते हैं संस्कृत में, कितने प्रकार के होते हैं हिंदी में, ये सब बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। इसका आंसर बताओ। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? केस पुरलिंग, कर्ण अर्थात कान पुरलिंग, कोआ ये भी पुरलिंग, अस्थि मतलब हड्डियां टूट गई या टूट गए तो टूट गई, ये इसका आंसर है, अस्थि। क्लियर है? उसका देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित अनेक शब्दों के बदले एक शब्द लिखें जो मृत्यु के समीप हो। अर्थात बनवर्ड से क्वेश्चन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से बताना है, जो मृत्यु के समीप हो उसे क्या कहते हैं? जर्जर, अचेत, अतिवृद्ध या मरणासन। जर्जर का अर्थ होता है जो बहुत टूटने की कगार पर है, बहुत पुराना हो चुका है, जैसे मकानों को बोल देते हैं, या कोई प्राचीन जो चीज़ें मिलती है उन्हें जर्जर बोलते हैं। तो प्राचीन चीज़ें या जो प्राचीन परंपराओं से चली आ रही है अब वो नाम मात्र के लिए बची है तो उसे जर्जर बोलते हैं। अचेत का अर्थ ना डरने वाला। अतिवृद्धि का तो पता होगा, अतिवृद्धि नहीं अतिवृद्ध है। उसके बाद इसका आंसर क्या होगा? जो मृत्यु के समीप हो, मरणासन अर्थात मृत्यु के समीप। उसके बाद बताना आपको दुर्बोध का सही अर्थ बताना है। हाँ सही, दुर्बोध शब्द का सही अर्थ क्या होगा? दुर्बोध उल्टा हो जाता है सुबोध, ये तो विलोम होता तो बता देते, सुबोध का दुर्बोध या दुर्बोध का सुबोध। इसका आंसर बताना है, ये भी बनवर्ड से है। जहां पहुंचना कठिन हो उसे बोलते हैं दुर्गम। जहां पहुंचना कठिन हो अर्थात दुर्गम, जिसे सरलता से ना जाना जा सके, जो किसी को ना पहचाने और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दुर्बोध का अर्थ होता है जिसे सरलता से ना जाना जा सके उसे बोलते हैं दुर्बोध, और जिसे जाना जा सके अगर होता है जिसे सरलता से जाना जा सके उसे बोलते हैं सुबोध। दुर्बोध का उल्टा सुबोध भी होता है। और ये याद रखना, जहां पहुंचना कठिन हो उसे बोलते हैं दुर्गम। नेक्स्ट अलंकार से क्वेश्चन है। पीपल पात सरिसमंडोला में कौन सा अलंकार है? सा सी से सरिस, ये चीज सब किस में आती है? तो अब इसे पहचान तो हो गई होगी, उपमा अलंकार। पीपल पात सरिसमंडोला, सा सी से ऐसे जैसे सब किस में आते? उपमा अलंकार। रूपक अलंकार में क्या होता है? रूपक अलंकार में आरोप लगाया जाता है किसी वस्तु को, अर्थात उपमेय को उपमान मान लिया जाता है, आरोप लगा दिया जाता है। उपमेय में सा सी से जैसे उसके जैसा बताया जाता है, इसमें आरोप लगाया जाता है, इसमें समान बताया जाता है। यमक में दो अर्थ आते हैं, ये नीचे रह गया था। यमक में दो अर्थ आते हैं, दो शब्द आते हैं और दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। उसके बाद श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ, इसमें एक शब्द एक बार आता है और उसका अर्थ भिन्न होता है। ठीक है, इनकी परिभाषा याद रखना। उसके बाद जो मेन चीज आपको याद रखना,
अगर ये पूछा जाए उपमा अलंकार के अंग बताओ, तो उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? 4 होते हैं। अगर पूछा जाए कितने प्रकार होते हैं, तो प्रकार बताना। उपमा अलंकार के 3 प्रकार होते हैं। प्रकार देख लेते हैं एक बार। पहला क्या आपका? पूर्ण उपमा। दूसरा लुप्त उपमा। और तीसरा मालोपमा उपमा। मालोपमा के नाम से आता है, इतना ही है वैसे, मालो उपमा। तो अगर पूछा जाए प्रकार कितने? पूर्ण, लुप्त और मालोपमा। सही। अगर अंग पूछे जाए 4, चारों अंग को याद रखना। पहला आपका उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा क्या आपका? साधारण धर्म, और चौथा आपका वाचक चिन्ह। ठीक है। अगर उपमा अलंकार के अंग पूछे जाए तो 4 होते हैं, प्रकार पूछे जाए तो 3 होते हैं। वाचक चिन्ह की बात अभी हम कर रहे थे, सा, सी, से, ऐसा, जैसा। सही है। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। संस्कृत भाषा से पहले कौन सी भाषा थी? अब ये क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा होगा कि संस्कृत तो सबसे प्राचीन भाषा है। हाँ सच है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है और इसका आंसर भी बता देते हैं। ठीक है। अगर पूछा जाए, सेम क्वेश्चन है, एग्जाम आया हुआ, संस्कृत भाषा से पहले कौन सी भाषा थी, तो संस्कृत से पहले जो थी प्राकृत है। और अगर पूछे संस्कृत के बाद कौन सी आई थी, तो बताना पाली। क्वेश्चन है, आप नेट पे सर्च करना, आपको मिल जाएगा। जबकि ये सभी को लगता है कि विश्व की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है, भाषाओं की जननी बोला गया है संस्कृत को, लेकिन इसे प्राचीन माना गया है किसे? प्राकृत को। जैन धर्म की भाषा है। उसके बाद पाली भारत की पहली ये जनभाषा थी। भारत की पहली जनभाषा क्या थी? तो पाली थी। उसके बाद नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इति शब्द का विलोम है? विलोम शब्द बताना। इति का विलोम, इति का अर्थ होता है समाप्त, खत्म, और इसका विलोम क्या होगा आपका? इति का अत। मतलब जरूर याद रखना, क्योंकि ये पर्यायवाची में भी आ सकते हैं, जैसे युग्म के लिए आते हैं, जैसे जोड़े मिलाने के लिए आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द ऊसर शब्द का, ये भी आसान विलोम शब्द है। विलोम शब्द तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, मुहावरे, ये तो बिल्कुल याद होने चाहिए। ऊसर का क्या होगा? ऊसर होता है ऐसी भूमि जिस पर कुछ पैदा ना हो, अर्थात बंजर भूमि, उसे बोलते ऊसर। और इसका विलोम क्या होगा? उपजाऊ। चकोर शब्द में कौन सा समास है? समास कितने प्रकार के होते हैं? 6। शाब्दिक अर्थ क्या है? संक्षेपीकरण करना। समास में कितने पद होते हैं? तो पद पूछा जाए तो कहना 2 पद होते हैं। उसके बाद इसमें पूछा क्या है? चकोर, अर्थात संख्यावाचक है पूर्व पद, और जब पूर्व पद प्रधान, पूर्व पद संख्यावाचक होता है तो उसमें कौन सा समास होता है? द्विगु समास। अगर दोनों पद प्रधान होते तो बोलते द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद प्रधान होते। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, और अव्ययभाव समास में पहला पद प्रधान होता है। और जो आता है इसमें, इसकी पहचान के लिए उपसर्ग जोड़े जाते हैं और शब्द आते हैं आ, अनु, यथ, यावत, हर, भर, नी, डर, बर, वे, सब किसकी पहचान है? अव्ययभाव समास की। आगे क्वेश्चन हो सकता है, तब देखेंगे। क्वेश्चन का आंसर, पतझड़ में समास बताना है। पत्ते झड़ चुके हैं, पतझड़।
अव्ययभाव पूर्व पद प्रधान होता है, तत्पुरुष, कर्मधारय या बहुब्री। पतझड़, पतझड़ एक विशेष ऋतु के बारे में बताता है, अर्थात पत्ते झड़ जाना, और इसमें कौन सा समास होगा आपका? बहुब्री समास होगा। पतझड़, जब कोई विशेष ऋतु की बात करते हैं या कोई विशेष चीज लाते हैं तो कौन सा समास होता है? बहुब्री समास है। इसमें भी सेम यही उदाहरण है, याद रखना। पतझड़ में कौन सा समास है? बहुब्री समास। निम्नलिखित में से अयोग्यवा है। अयोग्यवा शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दो होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग होते हैं। तो इसमें क्या आपका विसर्ग होते क्या है आपका? अंग और आह। ये क्या है हमारे? अयोग्यवा है। किस भाषा से आए हैं तो बताना। इनका जन्म कहाँ से हुआ तो बताना। इनका जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है। और एक क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में कौन सा अयोग्यवा है? तो विसर्ग ही अयोग्यवा है। क्लियर है? महाप्राण, जिसे बोलने में अधिक ऊर्जा खर्च होती हो। संयुक्त व्यंजन, तो आपको पता ही है कितने हैं टोटल। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है, जिसे व्यंजन के प्रकार में काउंट नहीं करते। अल्प प्राण, जिसमें कम ऊर्जा खर्च होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त व्यंजन से है, इसमें पूछा क्या गया है? ज्ञ का, ज्ञ ज्ञानी वाले ज्ञ का निर्माण किससे हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है। जितने भी क्वेश्चन है ये तो फिक्स होता है कि सब अपना एग्जाम आए हुए हैं, अपनी तरफ से कोई नहीं बनाए गए हैं, सब एग्जाम आए हुए हैं। ज्ञ का कर लिया होगा आपने आंसर ये लगाया होगा, जबकि आयोग द्वारा इसका आंसर ये माना गया। और इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसका आंसर क्या आपका? डी है। संयुक्त व्यंजन आपको चारों का पता होगा, और जब इसे तोड़ेंगे तो जे प्लस है, और लास्ट में ये भी टूटा हुआ है, ये भी टूटा हुआ, ये यहाँ टूटा, तो इसका आंसर क्या है आपका? ये आपका। आयोग इसी तरह से क्वेश्चन बनाता है, और ये आया हुआ है एग्जाम में क्वेश्चन, याद रखना। अगर कभी ऐसा टकराए तो बता देना। नेक्स्ट, अग्रस्वर किस आधार पर होते? सही है। जीव के आधार पर स्वर कितने होते हैं? जीव के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। और इसमें क्या पूछा? अग्रस्वर बताने। तो अग्रस्वर में क्या आते हैं हमारे? ई, दोनों ई, और ए और ऐ। मध्य स्वर में आता है ए, जिसे क्या बोलते हैं? सहित स्वर बोलते हैं। ठीक है, तो जीव के आधार पर 3 होते हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर और उसके पश्च स्वर। पश्च स्वर में क्या जाएंगे? देखो, जब अग्रस्वर और मध्य स्वर का पता है तो जितने भी बचे हुए हमारे 11 में से स्वर है, सब कहाँ जाएंगे? पश्च स्वर में। इसका आंसर क्या होगा? अग्रस्वर क्या है आपका? तो ई और ई दोनों हैं। अगर आपके ये होते तो ये भी आपके अग्रस्वर होते। तो जीभ के आधार पर कितने होते हैं? 3। अगर पूछ लेता मुख के आधार पर कितने होते हैं, तो मुख के आधार पर 4 होते हैं, होठों के आधार पर 2 होते हैं। स्वर होते हैं, सभी स्वर क्या होते हैं? घोष, अघोष, अल्प प्राण या महाप्राण। जितने भी स्वर होते हैं, संख्या टोटल कितनी है स्वरों की? 11। उच्चारण के आधार पर 10 और लेखन के आधार पर 13। जितने भी स्वर होते हैं सब क्या होते हैं? सब सघोष होते हैं, अर्थात सब घोष होते हैं। तो जितने भी स्वर होते हैं हमारे सब क्या होते हैं? सब घोष होते हैं। ठीक है, याद रखना। उच्चारण के आधार पर पूछे तो 10, अगर ये पूछे कि मूल स्वर या स्वरों की संख्या 11, और लेखन के आधार पर कितने होते हैं? 13 होते हैं। पिछली वीडियो में विस्तार पूर्वक बताएं किस आधार पर 10, किस आधार पर 13 होते हैं। ये जल्दी करना है प्रैक्टिस सेट। बताइए। मुदित महीप मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। कौन सा लगा है?
बहुत आसान है। वर्णों की आवृत्ति हुई है, और वर्णों की आवृत्ति किस अलंकार में होती है? तो अनुप्रास अलंकार। अगर पूछा जाए अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो बचाना 5 भेद होते हैं। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं? अनुप्रास के 5 भेद होते हैं। ठीक है। और एक चीज और याद रखना, जब हम बोलते हैं वर्णों की आवृत्ति, तो वर्णों की आवृत्ति में कभी भी स्वरों को काउंट नहीं किया जाता। जब कभी भी किया जाएगा व्यंजनों को काउंट किया जाएगा। अर्थात अनुप्रास अलंकार की जो परिभाषा होती है, हम ये पढ़ते हैं कि जब वर्णों की आवृत्ति बार बार हो तो अनुप्रास अलंकार होता है, वो सही है परिभाषा। लेकिन वर्णों में स्वर काउंट नहीं होते, अलंकार की बात कर रहे हैं, वर्णों में स्वर काउंट नहीं होते, तो सिर्फ किसकी आवृत्ति होती है? व्यंजन की आवृत्ति होती है। अगर यहाँ पे हम ये कर देते, कुछ भी होता, जो भी उदाहरण होता, तो फिर हमारा ये अलंकार गलत हो जाता। अगर हम इस आधार पे, तो जब भी आपको देखना है अनुप्रास अलंकार, तो व्यंजनों की आवृत्ति पे देखना, स्वरों की आवृत्ति पे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों के मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? सार्थक का अर्थ होता है, सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ हो, सार्थक, और जिसका अर्थ ना हो उसे बोलते हैं निरर्थक। तो ये पूछा है सार्थक बताना आपको, 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों के मेल को। अब यहां पे याद रखना, अगर पूछा जाए शब्दों के मेल को या शब्दों के युग्म को क्या कहते हैं, तो शब्दों के युग्म को कहते हैं समास। इसके स्थान पर, शब्द के स्थान पर अगर वर्ण आ जाता, 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं आपका संधि। क्लियर है? तो चीज याद रखना, 2 अथवा 2 से अधिक शब्द पूछेगा तो समास, अगर आपका वर्ण दे देगा तो आंसर क्या हो जाएगा? संधि। तो इसका आंसर क्या आपका? समास है। क्लियर है? उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, स्पीड से करो क्वेश्चन। व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से लय व्यंजन क्या है? व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से लय व्यंजन क्या है? कंठ, मूर्धा, तालु, कंठे या दंतीय? ये हमारा अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है, ये, र, ल और व। इसे पिछली वीडियो में भी कराया है। ये दोनों हमारे क्या होते हैं? अर्धस्वर होते हैं। र लुंठित होता है, ल पार्श्विक होता है। लेकिन इसमें पूछा क्या आपका? उच्चारण के आधार पर। तो ये क्या होता है आपका? कंठ तो होता ही नहीं है कोई, कंठ तालु होता है। तालु, दंत, और ये भी दंत, और इसी की बात है। तो लय क्या होता है आपका? दंत होता है। ठीक है। अगर यह पूछता तो तालु हो जाता। वर्गीकरण याद रखना, अंतस्थ व्यंजन। अगर अंतस्थ व्यंजन की परिभाषा पूछी जाए कि अंतस्थ व्यंजन की परिभाषा क्या होती है, तो बताना ऐसे व्यंजन जो स्पर्श व्यंजन के बाद आए लेकिन संघर्षी व्यंजन से पहले आए, उसे क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। द्विगु समास, द्विगु समास बताना है। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? राजा रानी, दोनों पद प्रधान, ये तो होना नहीं है। इसमें तो द्वंद्व समास। पीतांबर, पीले हैं, वस्त्र जिसके, ये भी नहीं होना। द्विगु समास का जो प्रथम पद होता है वो संख्यावाचक होता है, और इसमें संख्यावाचक है। तिरुभवन। क्लियर है? उसके बाद अगर पूछते भूदेव में क्या है, तो ये अपना अलग हो जाता। तो समास के बारे में पूछा गया है, द्विगु समास का उदाहरण तो क्या था आपका?
त्रिभुवन, सही त्रिभुवन, हाँ सही। उसका देखते हैं नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन, किस विकल्प में तालव्य वर्ण है? एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, इस तरह से भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, इसी वजह से कहता हूं कि प्रैक्टिस सेट करते रहा करो, उससे क्वेश्चन गलत नहीं होते। अगर 20 की आती है तो 20 नंबर आएंगे, 25 की आती है तो हिंदी 25 नंबर आएंगे। और हिंदी को ऐसा बना लो तो जिसका सिलेक्शन नहीं होगा उसका होगा भी हिंदी की वजह से नहीं, क्योंकि ये सबको लगता है कि हिंदी सही है या हिंदी एग्जाम में बैठ के कर लेंगे, एग्जाम में तो हो जाती है फिर बस। किस विकल्प में तालव्य वर्ण है? स्पर्श व्यंजन के आधार पर पहला कंठ होता है, उसके बाद तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। 5 वर्ग में आते हैं, कै वर्ग, च वर्ग, तय वर्ग और उसके बाद पै वर्ग। लेकिन इसमें क्या पूछा है? तालु या तालव्य की बात की गई है। कौन सा वर्ण तालव्य वर्ग में आता है? तो देखो यहीं पे मिल जाएगा, छ भी आ जाएगा इसके साथ, और ये दोनों यहीं पे है, बाकी कोई सा वर्ण नहीं है, ठीक है। जबकि हम जो अब तक प्रैक्टिस सेट करते हैं, हम सिर्फ एक वर्ण की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने पूरा शब्द लिख दिया। अगर इस तरह से भी क्वेश्चन आता है तो कोई डरने वाली बात नहीं, आसान है, प्रैक्टिस सेट करो, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्वेश्चन भी सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में कौन सा पद अव्ययभाव समास है? अव्ययभाव समास का उदाहरण है, प्रथम पद प्रधान होता है, त्रिलोचन तो होता नहीं, संख्यावाचक है, द्विगु समास होगा, नील गगन तत्पुरुष समास, उपसर्ग किस समास में आते हैं? तो उपसर्ग अव्ययभाव में आते हैं, और अव्ययभाव समास का कभी बहुवचन नहीं बन सकता, अर्थात इसका आंसर क्या होगा आपका? पूर्ति। आते हैं बहुत सारे शब्द, आ, अनु, अनु, यथा, यावत, हर, वर, डर। अनु, यथा, यावत, हर, वर, उसके बाद निसंदेह वाला, अनु, यथा, यावत, हर, वर, नर, नि, डर। ये ऐसे शब्द किस में आते हैं आपके? सब अव्ययभाव समास में आते हैं, ठीक है। 26 क्वेश्चन थे, बहुत स्पीड के साथ करें, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, ठीक है।